हेलो एवरीवन। चलो आज शुरू करते हैं टेक्निक्स रिलेटेड क्वेश्चन। जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निक्स रिलेटेड क्वेश्चन इन बायोटेक्नोलॉजी। राइट, यस। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टेक्निक्स रिलेटेड क्वेश्चन आर सो इंपॉर्टेंट इन IIT JAM एज वेल एज सिमिलर प्रिपरेशन लाइक योर TIFR एंड ऑल दोस थिंग्स। सो यहाँ पे टेक्निक रिलेटेड क्वेश्चन में अगर आपका कंसेप्ट सॉलिड हो गया, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन द एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो जो प्रीवियस सेशन था दैट वाज ऑन बायोकेमिस्ट्री, टेक्निक्स ऑन बायोकेमिस्ट्री। तो आज का क्वेश्चन जो है आज का होगा टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आई एम श्योर यू ऑल आर रेडी, राइट? ओके, फाइन फाइन। सो shall I start? Shall I go ahead? Okay. देखो क्या लिखा है। A researcher attempted to clone two genes X and Y independently in a plasmid vector for overexpression and purification in E. coli. तो कोई रिसर्चर इंडिपेंडेंटली X एंड Y जीन को क्लोन एंड प्यूरिफाई करने का कोशिश कर रहे थे। All attempts to clone gene X were unsuccessful, whereas gene Y could be cloned easily. So मान लो ऐसे कुछ है। So X were unsuccessful, X को कर नहीं पाया बट Y को इजीली क्लोन कर पाया था। ठीक है। When the researcher attempted to clone gene X in the plasmid clone containing gene Y, जहां पे ऑलरेडी Y है, यहां पे X को क्लोन कर दिया। बट अगर पहले X को लाया, दिस वॉज अनसक्सेसफुल, दिस वॉज ही वॉज स्ट्रगलिंग टू डू इट। बट जहां पे ऑलरेडी Y को क्लोन कर दिया, वहां पे X को इजीली कर पाया था। The following statements were proposed to explain the above results. Which of the following options represents a combination of correct statement to explain this observation? पहले एक बार देखो, ये एक प्लाज्मिड है जहां पे X को भी क्लोन करने की कोशिश कर रहा था एंड Y को भी क्लोन करने की कोशिश कर रहा था इंडिविजुअली। बट हुआ क्या, X हो नहीं पाया, Y हो गया। एंड इंटरेस्टिंगली जहां पे Y क्लोन हो गया, वहां पे X को फिर दोबारा क्लोन हो गया था। बट X को जब ओनली इंडिविजुअली क्लोन करने की कोशिश किए, इट द अटेम्प्ट वाज अनसक्सेसफुल, मतलब X को इंडिविजुअली क्लोन नहीं कर पाया था। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? मतलब सेल क्यों X को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था? पहले Y को एक्सेप्ट किया, देन X को एक्सेप्ट किया, बट X को पहले क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? दैट इज द क्यूरियोसिटी इन आवर माइंड, राइट? ओके। द प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन Y इज नॉट लिथल टू द सेल। Y क्या है? Y इज अ जीन, X इज ऑल्सो अ जीन। इन दोनों का जीन प्रोडक्ट होगा, मतलब X का X प्रोटीन होगा, Y का Y प्रोटीन होगा। सो लिखा है कि प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन Y इज नॉट लेथल टू द सेल, मतलब Y का जो प्रोडक्ट है प्रोटीन Y, दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर द सेल। ठीक है, दैट इज करेक्ट, फाइन, दैट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। एंड सिमिलर बेसिस पे आप बोल सकते हो कि X का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा हार्मफुल है, इसीलिए सेल उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जीन X has introns which prevents its expression in E. coli. देखो, जीन X में जो इंट्रॉन है, चाहे उसको आप पहले क्लोन करो चाहे आप उसको बाद में क्लोन करो, तो वो इंट्रॉन तो उसके पास रहेगा। तो अगर सच में इफ दिस इज द प्रॉब्लम कि जीन X has intron which prevents its expression in E. coli, अगर ये मान लिया, तो जब चाहे X को पहले क्लोन करो चाहे X को बाद में क्लोन करो, प्रॉब्लम तो हमेशा होना चाहिए वो, क्योंकि इंट्रॉन तो चाहे पहले हो या बाद में हो, वो तो रहेगा जीन में। So this is not the right validation. This is not the right statement. Expression of X protein is lethal to the cell. Yes, X का expression lethal है, but at the same time you will be thinking, सर अगर X का lethal है तो X तो यहाँ पे भी lethal है, X तो यहाँ पे भी lethal है। Yes, that is fine, but look at the fourth option. The Y gene product inhibits the activity of X protein. X lethal है, but Y can inhibit the action of X. इसलिए अगर पहले Y को क्लोन किया देन X को लाया, X अगर हार्मफुल भी है बट Y उसको इनहिबिट कर देगा। बट अगर पहले X को लाया, सिंस इट इज हार्मफुल, सो सेल विल नॉट एक्सेप्ट इट। अंडरस्टूड? सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली फाइन। नाउ द क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट?
A, C, D and correct. A, C, D are correct. Understood? काफी इंटरेस्टिंग था ना? या चलो दो बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Tissue specific gene regulation involves both control element, which is DNA sequences, and transcription factor. A certain gene X is highly expressed in kidney but not in the liver cell. A certain gene X, मैं X का बात कर रहा हूं, which is expressed highly in kidney. देखो ये है किडनी का एंड यस ये हाई एक्सप्रेस है, ठीक है, बट नॉट इन लिवर सेल, लिवर में कम है. टू डिटरमाइन व्हिच कंट्रोल एलिमेंट regulate the tissue specific expression of the gene is altered by deletion, by deleting each control element at a time and by measuring the expression of the gene in both kidney and liver cell. The question is which control element is responsible for reduced expression in liver cell. ठीक है, तो लिवर सेल में जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा ठीक है, चलो यहां पे कितना एलिमेंट है जीन एक्स में? आई कुड सी देयर आर 3 एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट ए बी सी. अच्छा यहां पे क्या सेटअप है? दिस इज वाइल्ड टाइप, दिस इज वाइल्ड टाइप, मतलब यहां पे कोई डिलीशन नहीं है. यहां पे एलिमेंट ए इज डिलीटेड, यहां पे एलिमेंट बी इज डिलीटेड, यहां पे एलिमेंट सी इज डिलीटेड. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या है? Which control element is responsible for the reduction in the expression in liver cell? लिवर सेल में कम क्यों है? अच्छा एक बात बताओ, लिवर सेल में कम आपको कहां दिख रहा है? कम आपको दिख रहा है यहां पे, कम आपको दिख रहा है यहां पे, क्योंकि लिवर सेल में यहां पे तो ज्यादा दिख रहे हैं. ठीक है, अच्छा यहां पे A इज डिलीटेड, सो यहां पे कौन कौन प्रेजेंट है? B प्रेजेंट है एंड C प्रेजेंट है. मैं एलिमेंट का बात कर रहा हूं, यहां पे एलिमेंट A इज डिलीटेड, सो कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? B एंड C. यहां पे एलिमेंट C इज डिलीटेड, कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? यहां पे A प्रेजेंट है एंड B प्रेजेंट है. प्रेजेंट है, माइंड प्रेजेंट है. यहां पे B एंड C प्रेजेंट है, यहां पे A एंड B प्रेजेंट है. तो जब B एंड C प्रेजेंट है तब लिवर में जीन X का एक्सप्रेशन कम हुआ. जब A एंड B प्रेजेंट है देन लिवर में जीन X का एक्सप्रेशन कम हुआ. तो इन दोनों में कॉमन कौन है? B. सो नाउ लुक एट दिस, जब B प्रेजेंट है, जब B प्रेजेंट है तब एक्सप्रेशन कम है, कम एक्सप्रेशन है. जब B प्रेजेंट है, जब B एब्सेंट है एक्सप्रेशन ज्यादा है. यहां पे देखो B यहां पे डिलीटेड, मतलब B एब्सेंट है, एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा है यहां पे. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन? B is responsible for the reduction. Understood? Understood? ठीक है, this is so interesting question. फिर से देखो यहां पे B एंड C प्रेजेंट है इसीलिए एक्सप्रेशन कम है, यहां पे A एंड B प्रेजेंट है इसीलिए एक्सप्रेशन कम है. तो दोनों में कौन कॉमन है? B. तो जब B प्रेजेंट है एक्सप्रेशन कम है, जब B एब्सेंट है, जो कि यहां पे B एब्सेंट है, एक्सप्रेशन ज्यादा है. So who is responsible for reduction? B is responsible for reduction. जब B present होगा it will be less. Understood? So जब टेक्निक रिलेटेड क्वेश्चन डील करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, टेक्निक रिलेटेड क्वेश्चन में आपको ज्यादातर इमेज में ध्यान देना है ज्यादा. यू हैव टू पुट मोर फोकस ऑन द इमेज. यहां पे क्या लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, दैट यू हैव टू लुक इनटू इट. ऐसा नहीं कि जो यहां पे स्टेटमेंट पे लिखा है, डोंट रीड द स्टेटमेंट टू मच. एक बार दो बार पढ़ लो ठीक है, बट ज्यादा टाइम आपको स्पेंड करना है टू अंडरस्टैंड द इमेज, टू एनालाइज द इमेज. ठीक है, नेक्स्ट, you were given a protein that contains 100 amino acids. The protein has a glycine residue at 28 position, wild type. Your supervisor asked you to make a point mutation on 28 position. You converted glycine to arginine on 28 position, which is mutant 1. You were further asked to generate 4 more mutations at the same position. You did the following: arginine to isoleucine, which is mutant 2, arginine to threonine, which is mutant 3, arginine to serine, which is mutant 4, and arginine to glycine, which is mutant 5. Based on the codons mentioned above, find out the correct codon
codes for the glycine present on 28 positions in the wild type protein. ठीक है, नाउ लुक एट दिस, एक प्रोटीन है जहां पे 100 अमाइनो एसिड्स, उस प्रोटीन का 28th वाला जो अमाइनो एसिड है उसका हम लोग बात कर रहे हैं 28 में, ये है 28th वाला पोजीशन, ये 28th वाला पोजीशन, यहां पे कौन है, ग्लाइसिन। अब इसको क्या किया, आर्जिनिन में म्यूटेंट किया, कैसे, पॉइंट म्यूटेशन, मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंज किया, दिस इज म्यूटेंट 1। अब सेम आर्जिनिन को एक बार फिर आइसोलेशन किया, पॉइंट म्यूटेशन, इसको थ्रेओनिन में किया पॉइंट म्यूटेशन, इसको सेरिन में किया अनदर पॉइंट म्यूटेशन, इसको फिर ग्लाइसिन में किया अनदर पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, क्वेश्चन है कि ग्लाइसिन में कोडोन कौन सा था, कोडोन कौन सा था जिसको एक बार म्यूटेशन फर्दर म्यूटेशन करके इतना सारा आपको अमाइनो एसिड मिल रहा है। चलो सारे का सारा यहाँ पे कोडोन भी दिया हुआ है। ठीक, लेट अस स्टार्ट। चलो पहले हम लोग देखेंगे ये जो आर्जिनिन टू ल्यूसिन आया, ठीक है, ये जो आर्जिनिन टू ल्यूसिन आया, ल्यूसिन टू आर्जिनिन, भाई पॉइंट म्यूटेशन करना है, चलो देखते हैं। आर्जिनिन कहाँ है, यहां पे, आइसोलेशन कहाँ है, यहां पे। चलो अच्छा, आर्जिनिन का एजीए से शुरू करते हैं, एजीए, एजीए से एयू मिल सकता है, नो। एजीए से एयूसी मिल सकता है, नो। एजीए से एयूए मिल सकता है, यस मिल सकता है। अच्छा, सिमिलरली एजीजी देखो, एजीजी से एयू मिल सकता है, नो। एजीजी से एयूसी, नो। एजीजी से एयूए, नो। सो आइसोल्यूसिन का एयूए, आर्जिनिन का एजीए मिल सकता है। ठीक है, आप ये आर्जिनिन कहां से आया, ग्लाइसिन से, ये आया कहां से, ग्लाइसिन से। ठीक है, चलो आर्जिनिन के साथ ये जो एजी है इसके साथ ग्लाइसिन को मैच करना है। एजीए, एजीए जीजीयू, नो। एजीए जीजीसी, नो। एजीए जीजीए, यस। एजीए जीजीजी, नो। अंडरस्टूड? सो दिस विल बी GGA is your glycine one. ठीक है, so similarly you check with threonine also, check with serine also, check with glycine also. Just check, you will end up with GGA only, you will end up with GGA only. ठीक है, just check it. So आपको बेसिकली यहाँ पे ऑल देखो, आप इस क्वेश्चन आसान हो गया, क्यों, क्योंकि सारे के सारा कोडन मेंशन किया हुआ है। जनरली कुछ क्वेश्चन में कोडन को मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि कोडन जो है 64 कोडन्स शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू, एंड इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब देखो अगर जेनेटिक कोडन का मैं बात करें, ठीक है, बस हो गया, और क्या इसमें रहा, क्या इधर लिखो यूसीएजी, इधर लिखो यूसीएजी, अब यू बैठाओ, देखो आपको मैं दिखा रहा हूं कि कैसे करना है, यू 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 एंड यू यू, फिर से बैठाओ UCAG। ठीक है, ऐसे करो, अगर मान लीजिए UC 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 UCAG, अगेन UA 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 UCAG। बहुत आसानी से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि सर हाउ विल आई रिमेंबर जेनेटिक कोड, वेरी इजी, सिंपल ऐसे लिखो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, diagnosis of influenza virus infection can be done using some of the following techniques. Influenza virus RNA जीनोम है, इसका RNA जीनोम, ठीक है, तो RNA को आइडेंटिफाई करना है। RNA को जब आइडेंटिफाई करोगे, देखो RNA को जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, RNA एंड प्रोटीन दोनों लेवल पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, दोनों लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू कैन आइडेंटिफाई एट द लेवल ऑफ RNA, at the same time you can identify at the level of protein also, right? So now look at this, western blot fine, no problem, but southern blot तो जीन के लिए है, DNA के लिए है, बट यहाँ पे तो RNA जीनोम है, southern blot is not appropriate.
नॉर्दर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, यस फाइन। एलाइजा आरटीपीसीआर, एलाइजा प्रोटीन के लिए है, आरटीपीसीआर अगेन आरएनए के लिए है, फाइन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बट पीसीआर, पीसीआर इज नॉट फॉर आरएनए, राइट? पीसीआर इज फॉर डीएनए, so this is not appropriate, understood? So appropriate कौन होगा? कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए बी एंड सी, बी एंड सी विल बी अप्रोप्रिएट, क्योंकि बी में है नॉर्दर्न ब्लॉट एंड वेस्टर्न ब्लॉट, सी में है एलाइजा एंड आरटीपीसीआर, ठीक है? तो एलाइजा फॉर प्रोटीन एंड आरटीपीसीआर फॉर आरएनए, फाइन, नो प्रॉब्लम। सो बी एंड सी विल बी द राइट आंसर, सो इट विल बी सी, अंडरस्टूड? सिंपल। सो आपको देखना है कि आप जिसको आइडेंटिफाई करोगे whether it has RNA genome or DNA genome, ठीक है? Next, a DNA segment was cloned into the active site region of LAGZ gene and the recombinant plasmid introduced into LAGZ strain of E. coli and plated on a medium containing X-gal. The colony showed blue color. Which one of the following statements is correct? अच्छा, पहले ये जो blue white screening है इसका फंडा एक बार देख लेते हैं, so that it will be easier to you. अच्छा, ये जो एमसीएस रीजन आया है, ये कहां पे है? एमसीएस रीजन ये है लैगजेड जीन। तो बेसिकली ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में एक लैगजेड जीन है, लैगजेड जीन के अंदर एमसीएस रीजन है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को यू विल ब्रिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, सो एमसीएस रीजन पे जैसे लाओगे लैगजेड जीन विल बी इंटरप्टेड, लैगजेड जीन का सीक्वेंस जो है दैट विल बी इंटरप्टेड, इट विल बी डिसरप्टेड। तो जैसे जीन आ गया लैगजेड सीक्वेंस विल बी इंटरप्टेड, सो लैगजेड विल नॉट एनकोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपको नहीं मिलेगा। तो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं मिलेगा एंड यू आर फीडिंग द सेल विथ एक्सगैल, एक्सगैल हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, सो एक्सगैल विल रिमेन एक्सगैल। सो थिंक इन अ डिफरेंट वे, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आया नहीं, तो जब जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आया नहीं, सो लैगजेड सीक्वेंस विल रिमेन इंटैक्ट, तो लैगजेड से आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिलेगा। तो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिलेगा, आप एक्सगैल से उसको ट्रीट करोगे, तो एक्सगैल विल बी हाइड्रोलाइज्ड टू अ ब्लू कलर प्रोडक्ट, ठीक है? तो ब्लू कलर प्रोडक्ट जो है, एंड यहां पे पहले क्या था? व्हाइट। जब एक्सगैल रहेगा, जब एक्सगैल रहेगा देन इट विल बी व्हाइट, जब एक्सगैल ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा देन इट विल बी ब्लू। सो ये कब होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एब्सेंट, यहां पे प्लस, ठीक है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब एब्सेंट है देन एक्सगैल विल रिमेन एक्सगैल ओनली व्हिच इज व्हाइट, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब प्लस है देन एक्सगैल विल बी कन्वर्टेड टू ब्लू। सो नाउ द थिंग इज, तो ये कब बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिलेगा? जब नॉन रिकॉम्बिनेंट हो। ये कब होगा? जब रिकॉम्बिनेंट हो। अंडरस्टूड द डिफरेंस रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट? सो नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब व्हाइट, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब ब्लू। यहां पे क्या लिखा है? आप यहां पे आप क्वेश्चन में आओ, यहां पे क्या लिखा है? द कॉलोनी शो ब्लू कलर, बट क्या लिखा है? अ डीएनए सेगमेंट वाज क्लोन्ड। सो ब्लू कलर मतलब जनरली इट शुड बी नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्लोन नहीं होना चाहिए, बट यहां पे लिखा है उल्टा, क्लोन भी है एंड ब्लू कलर भी। हाउ इज इट पॉसिबल? The nature of the cloned DNA segment need not be special as cloning of any DNA in LAGZ. This will result in disruption of its reading frame and production of blue color on axial plate. How hilarious this statement is. You know hilarious meaning? You know the meaning of hilarious? ठीक है? Hilarious मतलब हंसने लायक. You will keep laughing. You will keep laughing. लिखा है कि सेल में कुछ जीन है जिसका प्रोडक्ट सेल को उतना नहीं चाहिए, तो इसीलिए सेल क्या करते हैं? उस जीन को डिसरप्ट कर देते हैं। स्ट्रेंज। जनरली क्या होता है, अगर कोई सेल ऐसे सिचुएशन में आया कि सेल का जो जीन है उसका प्रोडक्ट उसको उतना नहीं चाहिए, देन क्या होगा? प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं क्योंकि प्रोटीन नहीं चाहिए, बट जीन को डिसरप्ट कर देते हैं। इट इज इम्पॉसिबल। जीन को कैसे डिसरप्ट करेंगे? देखो क्या लिखा है,
The nature of the cloned DNA segment need not be special as cloning of any DNA in the lag Z. This will result in disruption of its reading frame. कैसे कैसे जीन का रीडिंग फ्रेम को कैसे डिस्टर्ब करेंगे? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। जीन का जो प्रोडक्ट है प्रोटीन उसको डिग्रेड कर देते हैं, प्रोटीन डिग्रेडेशन, बट जीन को ऐसे थोड़ी डिस्टर्ब करते हैं। दिस इज रॉन्ग। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दिस स्टेटमेंट इज हिलेरियस, लाफिंग लाइक। ओके, the clone DNA segment could be a group 1 intron whose removal from the precursor lag-Z transcript in E. coli results in the production of mature lag-Z mRNA, which can then produce active lag-Z protein. So interesting, so interesting. आपको पता है इंट्रॉन के बारे में? इंट्रॉन के बारे में आपको पता है? तो लिखा है ये जो जिसको क्लोन किया था दैट इज अ पार्ट ऑफ ए इंट्रॉन। तो जब क्लोन किया हो उस टाइम पे क्लोन हो गया, बट जब जीन का एक्सप्रेशन शुरू हुआ देन इंट्रॉन हट गया, मतलब क्लोन तो हुआ था, डेफिनेटली क्लोन हुआ था, चाहे इंट्रॉन हो चाहे कोई भी सीक्वेंस हो, क्लोन तो करना ही आपको, क्लोन हुआ था, ठीक है। बट लिखा क्या है, एक्सप्रेशन का टाइम पे वो इंट्रॉन रिमूव हो गया, सो इसमें क्लोन भी हुआ, एंड सिंस इंट्रॉन इज रिमूव्ड तो lag-Z जीन विल रिमेन इंटैक्ट अगेन, क्योंकि क्लोन हुआ मतलब lag-Z जीन विल बी इंटरप्टेड। बट जैसे एक्सप्रेशन का टाइम के इंट्रॉन हट गया तो lag-Z सीक्वेंस विल अगेन कम बैक, मींस इट विल रिमेन इंटैक्ट अगेन। इंटैक्ट हो गया मतलब lag-Z विल विल एक्सप्रेस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सो ब्लू कलर आपको मिलेगा। सो यहाँ पे जीन भी प्रेजेंट है, ब्लू कलर भी आपको दिखने को मिल रहा है। कैसे? क्योंकि ये जिस जीन को आपको क्लोन किया उस जीन में इंट्रॉन वाला सीक्वेंस है, तो एक्सप्रेशन का टाइम पे इंट्रॉन हट गया, तो इसीलिए lag-Z सीक्वेंस विल एनकोड बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। सो दिस एक्सप्लेनेशन इज एब्सोल्युटली फाइन। द क्लोन सीक्वेंस इज लाइकली टू बी अ lag-Y सीक्वेंस व्हिच इज नेचुरली अ पार्ट ऑफ lag operon in E. coli। इसके साथ क्या है लिंक है? इसके साथ क्या लिंक है? मतलब चाहे lag-Y हो, चाहे lag एनीथिंग हो, चाहे lag-A हो, इसके साथ क्लोन एंड यहाँ पे ब्लू कलर व्हाइट कलर का क्या लिंक है? नो लिंक। The clone sequence is likely to be an anti-terminator sequence which allows full length of transcription of lag-Z gene. Again, this has no relevance. It has no relevance. ठीक है, आपको एक चीज समझना है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जीन का क्लोन हुआ है, तो जब क्लोन हुआ है तो बेसिकली lag-Z सीक्वेंस शुड बी इंटरप्टेड, बट यहाँ पे क्या लिखा है? क्लोन तो हुआ है पर lag-Z सीक्वेंस इंटरप्ट नहीं हुआ है, lag-Z सीक्वेंस रिमेन्स इंटैक्ट, इसलिए आपको ब्लू कलर मिल रहा है। तो ये जो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में लिखा है, चाहे lag-Y को आप क्लोन करो, चाहे एंटी टर्मिनेटर सीक्वेंस को क्लोन करो, किसी को भी आप क्लोन करो, दोनों केस में lag-Z सीक्वेंस विल रिमेन इंटरप्टेड। तो अगर lag-Z सीक्वेंस इंटरप्ट हो गया देन तो आपको ब्लू कलर नहीं मिलना चाहिए, आपको तो व्हाइट कलर मिलना चाहिए, बट यहाँ पे तो ब्लू कलर लिखा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी एंड डी आर इररिलेवेंट। अंडरस्टूड? तो योर आंसर विल बी बी। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो टेक्निक क्वेश्चन ऐसे होगा, आपको थोड़ा वन स्टेप अहेड सोचना है, ठीक है, यू हैव टू थिंक वन स्टेप अहेड। नेक्स्ट, protein A of an intracellular parasite has been hypothesized to interact with protein B of a host during initiation of infection. To test this, which sort of experiment should be conducted? क्या लिखा है? कुछ पैरासाइट है एंड यहाँ पे होस्ट है, ठीक है, ये पैरासाइट है, ये होस्ट है, एंड लिखा क्या है? प्रोटीन ए, यहाँ पे कुछ प्रोटीन ए है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन बी है, देखो लिखा है प्रोटीन ए ऑफ इंटरसेलुलर पैरासाइट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड टू इंटरैक्ट विद प्रोटीन बी ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ इन्फेक्शन। सो ए पैरासाइट है, ए होस्ट है, ठीक है। सो लिखा है कि पैरासाइट का प्रोटीन ए विल इंटरैक्ट विद प्रोटीन बी ऑफ द होस्ट एंड इट विल मेक सम इन्फेक्शन, it will cause some infection. Now set of experiment to test whether protein A of parasite A or B are indispensable for entry into host cells include। मतलब कौन सा यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है, ओके। होस्ट सेल होस्ट सेल ए वाला सेल शुड बी एक्सपोज टू पैरासाइट विथ नॉकआउट ऑफ प्रोटीन ए, मतलब प्रोटीन ए को नॉकआउट कर दिया, पूरा डिलीट कर दिया, फाइन, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। देखो अगर आपको ए पता है कि ए इंटरैक्ट विद बी एंड दैट कॉजेज सम इन्फेक्शन, हाउ विल यू प्रूव इट? द इजीएस्ट वे इज एक बार ए को नॉकआउट कर दो, बी को एज यूजुअल रखो,
एंड नॉकआउट जो ए है इसके साथ इसको इन्फेक्शन कराओ, इन्फेक्शन नहीं होगा। सिमिलरली इसको एज यूजुअल रखो, बी को नॉकआउट कर दो, फिर इन्फेक्शन कराओ, इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि बी नॉकड आउट है। थर्ड में ए एंड बी दोनों को रखो जो कि कंट्रोल है, एंड देखो वहां पे इन्फेक्शन होगा। तो उसके साथ जो कंट्रोल है, कंट्रोल मतलब दोनों एज यूजुअल रहेगा, उसके साथ दो डिफरेंट नॉकआउट होगा, एक बार नॉकआउट ऑफ ए, एक बार नॉकआउट ऑफ बी, दो अलग अलग जो रिजल्ट है आप कंपेयर करो, यू विल सी कि हाँ जब नॉकआउट नहीं है तब आपको इन्फेक्शन मिल रहे हैं, जब इन्फेक्शन आपको दिख रहे हैं, जब नॉकआउट कर दिया इन्फेक्शन नहीं है। दैट मीन्स ए इंटरैक्ट्स विद बी एंड दैट कॉजेस एन इन्फेक्शन, दैट विल बी प्रूव्ड। सो ऑप्शन ए में वही है कि ए को नॉकआउट किया, ऑप्शन बी में होस्ट सेल्स विद नॉकआउट ऑफ बी, वेरी गुड नो प्रॉब्लम। सी में क्या है, होस्ट सेल्स विद नॉकआउट ऑफ बी शुड बी एक्सपोज टू पैरासाइट विद नॉकआउट ऑफ, हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब दोनों को नॉकआउट करके क्या फायदा है, दोनों को नॉकआउट करके अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा कि इन्फेक्शन नहीं मिला। तो व्हाट विल यू राइट इन द कंक्लूजन, आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि दोनों ही एब्सेंट है इसीलिए इन्फेक्शन नहीं है? नो, साइंस में ऐसा नहीं हो सकता। साइंस में ऑलवेज रिमेंबर, अगर इफ यू थिंक दैट ए इंटरैक्ट्स विद बी, ऑलवेज रिमेंबर इफ यू थिंक ए इंटरैक्ट्स विद बी, आपको या तो ए को हटाना है बी को रखना है, या तो बी को हटाना है ए को रखना है। यू कैनॉट रिमूव बोथ, मतलब दोनों को नहीं हटा सकते हो। अगर दोनों को हटा दिया अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव होगा, which will not make any sense. Understood? That's why option C is incorrect. Option D में क्या है, host cells with knockout of protein B should be exposed to parasite which overexpresses protein A. Overexpression की क्या जरूरत है, सिंपली करो knockout A with knockout B, I mean knockout A with normal B, knockout B with normal A, ठीक है। So set of experiments to test whether protein A of parasite and protein B of host are indispensable for the entry into host cell. क्या क्या करेक्ट होगा, स्टेटमेंट ए एंड बी, सिंपल वे, आप ए को एक बार नॉकआउट करो, बी को एज यूजुअल रखो, और बी को नॉकआउट करो, ए को एज यूजुअल रखो, देन यू गो फॉर इन्फेक्शन स्टडी, यू विल सी नो इन्फेक्शन, ठीक है। एंड दैट विल बी कंपेयर्ड विथ दोनों जब वाइल्ड टाइप में रहेगा, मतलब नो नॉकआउट, ठीक है। सो ए एंड बी शुड बी the right approach, A and B should be the right approach. Understood? ठीक है। सो ऐसे टेक्निक्स का क्वेश्चन आता है। तो मेरा प्रीवियस सेशन में मैंने बायोकेमिस्ट्री का टेक्निक्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डिस्कस किया, मतलब बायोटेक का डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लासेस में मेरा फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होगा, सेल बायोलॉजी का होगा, ऐसे टेक्निक्स रिलेटेड जो क्वेश्चन है विल बी डीलिंग विथ वन बाय वन, ठीक है। So thank you so much. Have a great day. I'll meet you again in the next class.